हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट रिवीजन फॉर प्रिपरेशन फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, मॉड्यूल 1 का, आपके सीए इंटर 2013 न्यू सिलेबस का। ये रिवीजन को हम मॉड्यूल से करेंगे ताकि मॉड्यूल जो है वो सभी के पास एक्सेसिबल रहता है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आइए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई फ्रेमवर्क है क्या। तो फ्रेमवर्क, जैसा कि हम इन नॉर्मल कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी अंडरस्टैंड कि फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर। मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्ट्रक्चर बिफोर यू बिल्ड एनीथिंग, करेक्ट। तो फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर विच हेल्प फॉर डेवलपमेंट एंड application ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फ्रेमवर्क एक तरीके से एक स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है या फिर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट करता है। ठीक है। तो फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, क्योंकि फ्रेमवर्क वो स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि फ्रेमवर्क जो होते हैं, जो फ्रेमवर्क होता है वो जनरल गाइडेंस है। यानी कि फ्रेमवर्क बताता है कि हाउ वन शुड डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, क्योंकि हर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप नहीं कर सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिक रूल है जो कि बनाया डेफिनेटली फ्रेमवर्क के बेसिस पे ही गया है। यानी कि फ्रेमवर्क को यूज करके ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाए जाते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस करते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रूल है, ताकि फ्रेमवर्क जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो जनरल एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि भाई कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने चाहिए। तो कंपनीज को क्या अप्लाई करना होता है? तो कंपनीज को एक्चुअली अप्लाई करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, और ऐसी केसेस, ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, वहां पर फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो देखिए, तो अगर आप देखते हैं तो फ्रेमवर्क सेट आउट द कॉन्सेप्ट अंडरलाइन प्रिपरेशन and presentation for general purpose financial statement prepared by the enterprises for wide range of user। यानी कि फ्रेमवर्क जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, सेट आउट द कॉन्सेप्ट अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए उसके लिए फ्रेमवर्क आपको गाइडेंस देता है। ठीक है। Accounting Standard Board of the Institute of Chartered Accountants of India issued a framework for the preparation and presentation of financial statement in July 2000। यानी कि जुलाई 2000 में आईसीएआई ने फ्रेमवर्क इशू किया था, जो बेसिकली अगेन मैं कहूंगा गाइडेंस देता है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइडेंस देता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड, रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, राइट। ठीक है। This framework, this framework provides the fundamental basis for development of new standard, also for review of existing standard। जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, this framework also explain the component of the, ठीक है, ये अब काम का चीज नहीं है, जो काम का चीज है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब फ्रेमवर्क करता क्या है? तो फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने कहा कि इसका मोटा मोटा काम है डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन दैट नीड अ फाउंडेशन ऑफ अंडरलाइन प्रिंसिपल। ठीक है। तो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या करेगा हमें? तो देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर चाहिए होगा, राइट। मुझे बनाना कैसे है, क्या क्या मेरा ऑब्जेक्टिव्स होगा, मैं किसके लिए बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बनाना चाहता हूँ तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? सेफ्टी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लाइक दिस, करेक्ट। तो उसी टाइप से फ्रेमवर्क भी आपको बताएगा कि सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फिर किसके लिए बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई मीन जब फ्रेमवर्क आपको बताएगा कि किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जब भी आप कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करते हो, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लोगों जिनके लिए बनाया जा रहा है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर। फिर अजम्पशन अंडरलाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय कौन कौन से अजम्पशन लिए जाते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो कब माना जाता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं।
एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द थिंग्स पता ही है, लेकिन ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। इट्स वेरी इजी ओनली, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल ने आपको पहले पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क दिया हुआ है, फिर स्टेटस एंड स्कोप दिया हुआ है, फिर कंपोनेंट से स्टार्ट किया है। क्योंकि हम लोग एक रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मॉड्यूल ने ही बाद में आपको काफी अच्छे तरीके से समराइज करके चीजें बताई हुई है, तो मैं वहां पर ज्यादा फोकस करना प्रेफर करूंगा रादर देन रीडिंग दीज लॉन्ग नोट्स। तो ठीक है, तो पहले हम पर्पस पे बात कर लेते हैं। तो पर्पस क्या है? पर्पस है भाई फ्रेमवर्क का, इंटरप्राइजेस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डीलिंग विद द टॉपिक नॉट येट कवर्ड बाय एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ, इंटरप्राइजेस को प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मदद करना। सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे मदद करना? क्योंकि एक्चुअली जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हो, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हो किसके लिए? असेट के लिए, लायबिलिटी के लिए, इनकम के लिए, एक्सपेंसेस के लिए एंड इक्विटी के लिए, ठीक है। फिर आप कहते हो भाई इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा, इसका मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज असेट, हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस, हाउ टू रिकॉग्नाइज इनकम, राइट, उनका मेजरमेंट कैसे करें। जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा होगा, तो उसमें मेजरमेंट की बात आती है कि क्लोजिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो वो मेजरमेंट कैसे करें। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कुछ भी लिखते हैं वो उसी बेसिस पे लिखते हैं जो बेसिस पे फ्रेमवर्क डेवलप है, यानी कि फ्रेमवर्क का गाइडेंस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो भी हम रूल बनाते हैं वो फ्रेमवर्क के जनरली अगेंस्ट नहीं होते हैं। हाँ, सम टाइम हो सकते हैं, क्यों, ये मैं बताऊंगा आगे। फिर इसके बाद क्या टारगेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इट टास्क ऑफ डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले तो कंपनियों के लिए क्या है कि जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भी है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं अगर सिंपल बात करूं, तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और अगर मान लीजिए कंपनी के पास ऐसा ट्रांजेक्शन और इवेंट है जिसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप नहीं किया गया है, तो फिर उस केस में ऑडिटर आपको इंसिस्ट करेगा कि आपको फ्रेमवर्क अप्लाई करना है। यानी कि फ्रेमवर्क में जितना भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, आपका ऑडिटर आपको इंसिस्ट करेगा कि आपकी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने बनाई है इन एब्सेंस ऑफ अवेलेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस केस में आपका ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कि क्या आपने फ्रेमवर्क को फॉलो किया है। अगर आपने फ्रेमवर्क की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो ऑडिटर में डिस्क्वालीफाई क्वालिफाई और ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब अकाउंटिंग ऑडिटर इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्म टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंफर्म करते कि नहीं करते, इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। यूजर इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई थिंक पर्पस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अभी आगे क्या है वो हम ज्यादा और फोकस करेंगे। स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क। तो भाई फ्रेमवर्क किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो आप सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि फ्रेमवर्क केवल अप्लाई होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जनरली मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पब्लिक को देते हो, किसको देते हो, पब्लिक को देते हो, उसे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो रूल ये है कि जो फ्रेमवर्क में जितने भी अभी हम लर्निंग लेने वाले हैं, वो केवल और केवल एप्लीकेबल होती है फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए केवल बना के दे रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बैंक के पास फंडिंग के लिए जाता हूँ, और मेरा बैंक मुझे कहता है कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए उसके अपने फॉर्मेट में। वो बताता है कि भाई ये मेरा टेम्पलेट है, आप इस टेम्पलेट के हिसाब से मुझे अपना पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दो। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टेम्पलेट में मैं पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट अपनी बैंक को देने वाला हूँ, ये जो टेम्पलेट है ये स्पेसिफिक टू बैंक है, यानी कि ये केवल बैंक के लिए है, तो इसके लिए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेमवर्क केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन यू आर यूजिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर जनरल पर्पस, ठीक है। तो टू एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजुअली प्रिपेयर्ड एनुअली फॉर एक्सटर्नल यूजर बाय ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस विद द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो, तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि जनरल पर्पस जो फ्रेमवर्क होता है वो हमें हेल्प करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर वो कैसे हेल्प करता है? एक्चुअली वो डायरेक्टली आके हेल्प नहीं करता, क्योंकि फ्रेमवर्क जो होता है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करके देता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें डेफिनेटली यू नो
every company has to apply accounting standard for their accounting. So accordingly, in a way, framework is helping for preparation of the financial statement. हाँ, जिन टॉपिक्स पे, जिन ट्रांजेक्शन पे या इवेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, उनके लिए फ्रेमवर्क आपको गाइडलाइन देता है कि आपको उन ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि आपके वो ट्रांजेक्शन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन होने चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा इतना आपको शॉर्ट में बताता हूँ, और वो शॉर्ट मतलब काफी अच्छे इंस्टीट्यूट ने उसको समराइज करके दिया हुआ है। लेट अस टॉक अबाउट दैट ओनली। तो ये देखिए समरी। तो बैलेंस शीट क्या है, इस पे आपको ऑलरेडी पता है कि बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। पर इन अदर वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट जो है वो बताती है कि भाई हमारे पास क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेस है जिनको हम कंट्रोल करते हैं। तो पोर्ट्रे वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय एन इंटरप्राइजेस। तो बैलेंस शीट बताती है कि हमारे पास क्या क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, कौन कौन सी असेट्स है हमारे पास। फिर असेट्स तो हमारी है, लेकिन क्या असेट्स हमने फंडिंग कराई है, कैसे लिया है, लाइबिलिटी भी बताते हैं। तो ओवरऑल यू गेट द पिक्चर कि हाउ मच असेट्स आर अवेलेबल विथ यू, हाउ मच हैज बीन फंडेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज लाइक लोन क्रेडिटर, एंड हाउ मच इट हैज बीन फंडेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेस, यानी साल भर में भाई जो भी आपने किया हुआ है उसका क्या रिजल्ट है, क्या इनकम था, क्या एक्सपेंसेस था, फाइनली आपने कितना नेट प्रॉफिट और लॉस कमाया है। ये आपको बताता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द वे इन एंटरप्राइज ऑपरेट कैश एंड यूज इट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि किस तरीके से साल भर में कंपनी ने कैश जनरेट किया और किस तरीके से उसका यूज किया है। आपने एसी पढ़ा होगा जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज से कैश फ्लो की बात करता है, समझे। तो नोट, अदर स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट, ये भी आपका कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट आइटम। तो जैसे कि जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन होती है वो आप नोट्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आप पढ़ते हैं कि यू हैव टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर, राइट। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया हुआ है, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट अगर मटेरियल है, आपको लगता है कि इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली सो दैट द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट इन द करंट पीरियड पी एंड एल, यानी कि इस साल के पी एंड एल में क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सके। तो आप जो डिस्क्लोजर देते हैं उसे आप कहते हैं नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट, अदर एक्सप्लेनेटरी नोट। तो क्यों फ्रेमवर्क ने कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया? फ्रेमवर्क ने कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया दो पर्पज से। पहला, जिन्हें नहीं पता है वो पता लगा लो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आइटम आने चाहिए। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन सबको कवर करेंगे। थर्ड, आपके लिए अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपका कोई टॉपिक जैसे ट्रांजेक्शन इवेंट कवर नहीं है, तो अगर आप कोई आइटम बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर रहे हो या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड में रिकॉग्नाइज कर रहे हो, केस फ्लो में बता रहे हो, नोट, तो वहां भी आपको फ्रेमवर्क की गाइडलाइन देखनी पड़ेगी। मतलब अगर आज फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन नहीं देता, तो हो सकता है कि मैं एज एन ऑडिटर अपने क्लाइंट को, ऑडिटी को इंसिस्ट करता कि यू विल हैव टू फॉलो द फ्रेमवर्क गाइडलाइन। तो वो कहता भाई फ्रेमवर्क ने कहाँ कहा हुआ है कि ये कवर होगा, इसके ऊपर फ्रेमवर्क अप्लीकेबल होगा। इसके लिए फ्रेमवर्क डिफाइन करता है कि भाई कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हो गए, इसका मतलब जो भी फ्रेमवर्क के रूल्स हम सीखेंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। सर, रूल्स आप कह रहे हो फ्रेमवर्क की क्या है, तो अगेन मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके होंगे तो आपको पता ही होगा वैसे काफी कुछ तो, लेकिन ठीक है हम उसको रिफाइन करेंगे ओनली, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के रूल पे ही बेस्ड है। अब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फ्रेमवर्क कहता है भाई साहब जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो लोगों के लिए होता है। तो आपको आपको कुछ भी अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है कि ये लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आई में I may think of keeping some of the disclosure requirement because those disclosure requirement are not important for investor. But हो सकता है कि वो disclosure requirement मेरे लेंडर के लिए important है। तो फ्रेमवर्क इसीलिए आपको यूजर की डेफिनेशन बताता है और कहता है देखो भाई लोग, इन सब लोगों को ध्यान में रख के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। तो यानी कि इनके लिए जो भी चीजें क्रिटिकल है आपको उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड्रेस करना चाहिए। तो इन्वेस्टर आपको पता ही है कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। इन्वेस्टर का काम है भैया हमने आपको पैसा दिया है, हम पता लगाए कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। वो सबसे पहले देखना चाहेंगे कि भाई कंपनी में रिस्क कितनी है। क्यों? क्योंकि रिस्क से ही तो वो डिसाइड करेंगे ना कि उन्हें कितनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कंपनी से रखनी चाहिए। तो रिस्क को देखना चाहेंगे,
परफॉर्मेंस, आई मीन पोजीशन को देखना चाहेंगे, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, कंपनी अपनी एसेट को कैसे फाइनेंस कर रही है, कंपनी अपनी एसेट का यूज कैसे कर रही है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भाई मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ स्टेबिलिटी ही नहीं है, जहाँ पे फोर्सी फ्यूचर ही नहीं है, तो क्या मुझे ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, है ना। फिर कंपनी अगर बराबर कमाएगी तो उस हिसाब से मुझे पेमेंट करेगी, तो उसके लिए नॉलेज ऑफ स्टेबिलिटी, कंटिन्यूइंग ग्रोथ के एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है। सप्लायर, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। अब आज की डेट में मान लीजिए कि आप मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, एंड यू वांट मी टू सेल यू ऑन क्रेडिट। आप चाहते हैं कि मैं आपको क्रेडिट पे गुड्स सेल करूं, तो भाई मैं आपको क्रेडिट पे गुड्स देने के लिए रेडी रहूंगा, लेकिन मैंने आपको गुड्स दिया तो मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बैड डेट्स तो नहीं हो जाएगा। उसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको कंफर्म करने के लिए मैं करूंगा कि यार एक काम करते हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूँ, समझता हूँ कि आपकी क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, कि क्या आपकी कंपनी मुझे 12 महीने के अंदर पैसा पे कर पाएगी, क्या आपकी कंपनी के पास इतनी सफिशिएंट करंट एसेट्स अवेलेबल है। तो उन चीजों को इंश्योर करने के लिए सप्लायर के लिए भी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कस्टमर कस्टमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। आज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एप्पल, हाँ आपने सही सुना, एप्पल, मान लीजिए कि मैं एप्पल कंपनी को, ये की एप्पल इंकॉर्पोरेशन है, उसको अप्रोच करता हूँ और कहता हूँ कि आई वांट टू बिकम योर वेंडर। ठीक है, यानी कि मैं उनका वेंडर बनना चाहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ उनसे, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको, है ना, एप्पल की पेंसिल बना के देने के लिए रेडी हूँ, मेरा इंडिया में मेरा फैक्ट्री है, एंड आई विल बी मैन्युफैक्चरिंग एप्पल पेंसिल फॉर यू एंड यू कैन सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मैं एप्पल को जो कोटेशन देता हूँ, वो एप्पल को काफी अट्रैक्टिव लगता है। एप्पल को लगता है यार कि अगर आज की डेट में मान लो फॉर एग्जांपल, अदर अदर जो जॉब वर्कर्स है उसके, वो अगर उसको पेंसिल बना के देते हैं 6,000 रुपीज में, ठीक है, और मैं ऑफर कर रहा हूँ कि वही पेंसिल मैं 4,000 में बना के दूंगा, आई वुड मेंटेन द सेम क्वालिटी। तो डेफिनेटली एप्पल सोच सकता है, अगर मान लो मैं बाकी पैरामीटर पूरे करता हूँ, तो एप्पल सोच सकता है कि हाँ यार, कि क्यों ना मैं 2,000 रुपीज पर पेंसिल सेविंग करूँ, और एप्पल मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। बट द पॉइंट इज दैट कि एप्पल बोलेगा यार ये कौन है, देखो तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है। आज मैं अपने रेगुलर वेंडर को डिसकंटिन्यू करके, रेगुलर कस्टमर को डिसकंटिन्यू करके, मान लीजिए कि यू अंडरस्टैंड राइट, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट, इवेल्यूशन ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट के लिए एंटिटी का इवेल्यूशन, और आप कह सकते हैं भाई टैक्स एंड ऑल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, टैक्स सही दिया है कि नहीं दिया, जीएसटी सही दिया है कि नहीं दिया, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेंडर्स, भाई जितने भी बैंक मुझे लोन देंगे, क्या वो देखना नहीं चाहेंगे कि कंपनी में मेरा पैसा कितना लगा हुआ है। क्योंकि अगर मेरा पैसा, मान लो मैं 5 रुपए लगाता हूँ, और मान लीजिए कि बैंक से 95 रुपीज लगवाता हूँ, तो अगर कल की डेट में हमने 100 रुपए की एसेट लगाई है, कुछ नुकसान हुआ तो मेरा कम होगा, बैंक का ज्यादा होगा। इसलिए बैंक वुड बी इंटरेस्टेड टू चेक डेप्ट इक्विटी रेशियो, राइट। तो अल्टीमेटली दीज आर द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा पब्लिक, तो पब्लिक मतलब किसी भी पर्पज से देख सकती है। मे बी आज आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर नहीं है, यू आर प्लानिंग टू बाय द शेयर ऑफ द रिलायंस कंपनी, एंड यू आर चेकिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So since you are not holding any of the shares of the Reliance company, therefore you are not the investor, but you may be a potential investor. So public can look out for many other reasons also, right? So these are the user of the financial statement. I am not expecting कि institute आपसे component of financial statement पे कोई क्वेश्चन पूछेगा। I am not expecting you institute की आपसे user of the financial statement पे कोई क्वेश्चन पूछेगा। रीजन, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। इंस्टीट्यूट आपसे कहाँ क्वेश्चन पूछेगा उस पर मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये आई थिंक 11th क्लास से आपको पढ़ाया जाता है कि अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है। तो अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब होता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के किसी को देते हैं, तो कोई आपसे ये क्वेश्चन आके नहीं पूछेगा कि क्या आपने अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे की है, क्या आपने गोइंग कंसर्न मानते हुए अकाउंटिंग की है, क्या आपने कंसिस्टेंसी फॉलो करते हुए अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग पॉलिसी की, कोई नहीं पूछेगा। सर क्यों नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है। यानी कि जब भी मैं किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता हूं, वो ये मान लेता है कि भाई अकाउंटिंग अक्रूवल के बेसिस पे ही की गई होगी, वो ये मान लेता है कि अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न की बेसिस पे ही की गई होगी, वो ये मान लेता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज में ईयर ऑन ईयर फॉलो कर रहा हूँ, इस साल भी मैंने वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है। सर वो मान क्यों लेता है, क्योंकि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। क्योंकि कहा जाता है, फ्रेमवर्क कहते हैं कि जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है, तो आपने अकाउंटिंग करनी है, आपने अकाउंटिंग करनी है अक्रूवल को फॉलो करते हुए, गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हुए, और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए। तो फ्रेमवर्क कहता है कि भाई ये आपका फंडा होना चाहिए। अच्छा, अगर हम अजम्पशन फॉलो नहीं करते तो क्या करना है,
इसको लेकर फ्रेमवर्क कुछ नहीं कहता। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है कि क्या करना है। जैसे हमने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बनाते हैं, फ्रेमवर्क आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि यानी कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपने इंश्योर करना है कि आपकी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होनी चाहिए। सर अक्रूवल का मतलब क्या होता है? अक्रूवल का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जब वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे एम्प्लॉय ने मुझे मुझे ए लिमिटेड को सर्विस दी। आज मेरे एम्प्लॉय ने मुझे ए लिमिटेड को सर्विस दी। मैंने सर्विस कब दी है? सर्विस दी है अप्रैल 24 में। और मान लीजिए कि मैं अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करने वाला हूँ अप्रैल 25 में। तो मैं कहता हूँ कि यार इसकी इसका जो सैलरी का एक्सपेंस है ना, ए लिमिटेड वो बुक करेगी अप्रैल 25 में, क्योंकि हम लोग पे भी कब करने वाले हैं? अप्रैल 25 में, राइट? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है नहीं, आपने सर्विस कब ली? व्हेन दिस ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड। तो दिस ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड इन अप्रैल 24। तो आपको इसे तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब ये ट्रांजेक्शन होता है। इसे कहते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेमवर्क आपको गाइड करते हैं कि भाई साहब आप ये इंश्योर कर लो कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे अकर विदाउट कंसिडरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं पैसा कब आया और गया, हमें मतलब है ट्रांजेक्शन कब हुआ। गोइंग कंसर्न के बारे में आप हमेशा शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न क्या है? आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप ये मान के बनाएंगे कि भाई साहब कि कंपनी का गोइंग कंसर्न है। अगर गोइंग कंसर्न मतलब आप जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 से आप बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, राइट? तो वो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो सारे के सारे इनएक्टिव हो जाएंगे अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाए जाते हैं तो ये मान के बनाए जाते हैं कि यू हैव अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो हम फ्यूचर में रहेंगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करवाई जाती है, राइट? लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हमारा अकाउंटिंग का बेसिस ही चेंज हो जाता है, और बेसिस बन जाता है कि वी हैव टू रिकॉर्ड एवरी असेट एट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहां से इंस्टीट्यूट पूछेगा आपको क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए कि इंटरप्राइजेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन इन फोर्सिबल फ्यूचर, यानी कि इंटरप्राइजेस देखता है कि हाँ यार हम तो काम करते रहेंगे आने वाले भविष्य में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हमारे पास इतना कैपिटल भी है जिसको यूज करके हम फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न है। अब अगर गोइंग कंसर्न है तो अच्छी बात है, आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाना है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाना है, आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बराबर से फॉलो करना है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो जितनी भी आपकी असेट्स है वो सीधे आ जाएगी रियलाइजेबल वैल्यू पे। किस पे आ जाएगी बोलो? रियलाइजेबल वैल्यू पे आ जाएगी। जितनी भी आपकी लायबिलिटी है वो आ जाएगी सेटलमेंट वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे बोलो? सेटलमेंट वैल्यू पे। तो आपकी सारी की सारी लायबिलिटी सेटलमेंट वैल्यू पे आ जाएगी। सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। दे देते हैं, आइए। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे आपने एस टू पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न है, सेकंड गोइंग कंसर्न नहीं है। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट 100 रुपए है, ठीक है, और उसकी एनआरवी 110 है। तो मुझे बताइए अगर गोइंग कंसर्न है तो आप एस टू अप्लाई करेंगे। जब आप गोइंग कंसर्न है और आप एस टू अप्लाई करेंगे तो एस टू क्या कहता है? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आप इस केस में जब अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तो आप 100 पे करेंगे जो कि कॉस्ट है और एनआरवी से कम है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो गोइंग कंसर्न नहीं है मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको भूल जाओ, आते हैं तो खत्म करो खेल। अब सिंपल है भाई, इन्वेंट्री से कितना मिलेगा? अब सवाल है असेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आएगी। अब सवाल ये नहीं है कि हमने एसेट कितने की ली थी। अब हमें नहीं ध्यान रखना है प्रूडेंस एंड ऑल, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो पर प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, राइट? तो अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, अब हमें कोई मतलब नहीं है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से। अब फंडा क्लियर है भाई कि कितना मिलेगा, इट ओनली मैटर्स, चाहे अनरियलाइज गेन आए चाहे कुछ भी आए। अब कितना मिलेगा इन्वेंट्री से? तो यहाँ पर अब आप बोलोगे, अब आपको 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नॉट एप्लीकेबल हो गया। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट हो गया वो सीधे 110 हो गया।
यानी कि अब आप स्टॉक को 110 पे दिखाओगे सर, अगर स्टॉक को 110 पे दिखाएंगे तो हमारे यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ होने दो ना सर, ये तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। हाँ ये अगेंस्ट है, लेकिन पॉइंट ये है कि अब गोइंग कंसर्न नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न रहता तो मैंने देखना है मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो मैंने देखना है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो मैंने देखना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर मैं गोइंग कंसर्न गया, भविष्य नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दो यार, आज का देखो बात खत्म। करेक्ट है। तो ये हो गया आपका गोइंग कंसर्न। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ सकती है, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है भी है, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन बिफोर आई गो टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक कंसिस्टेंसी का छोटा पॉइंट है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन अ ईयर बेसिस आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। यानी कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज इन बिटवीन चेंज नहीं करते रहना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो जाते हैं। जनरली मैं बच्चों को एक तरीका ये समझाता हूँ कि यार, ऐसा तरीका है मेरे लिए समझाने का। मैं कहता हूँ मान लीजिए कि डे वन पे एक स्टूडेंट अपना चलकर, पैदल, फुट ऑन फुट, है ना, पेडेस्ट्रियन बन के जाता है अपने क्लासेस में, और वो 50 मिनट लेता है क्लासेस जाने के लिए। डे टू पे वही बच्चा मान लीजिए डे टू पे वही बच्चा मान लीजिए कि अपनी बाइसिकल यूज करता है और पहुंचता है क्लासेस में मान लीजिए 40 मिनट में। तो लग रहा है कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। ठीक है। फिर वही बच्चा डे थ्री पे और थोड़ा प्रमोट हो जाता है और बाइक से जाता है। अब बाइक से जब जाता है क्लासेस में तो वो 20 मिनट में चला जाता है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द स्टूडेंट इज ए पॉलिसी। यानी कि पहले दिन मैंने पॉलिसी फॉलो करी कि मैं चल के जाऊंगा, सेकंड डे मैंने पॉलिसी फॉलो करी कि मैं बाइसिकल से जाऊंगा, थर्ड डे मैंने पॉलिसी फॉलो करी कि मैं बाइक से जाऊंगा। तो डेफिनेटली तीनों दिन की मेरी पॉलिसी सेम है या अलग अलग है? डेफिनेटली तीनों दिन की पॉलिसी मेरी अलग अलग है। जब मेरी तीनों दिनों की पॉलिसी अलग अलग है तो उस केस में मेरा परफॉर्मेंस एवेल्यूट करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको लगेगा वाह यार, मुश्किल होगा मतलब अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा, तो आपको तो क्या लगेगा, क्या प्रोग्रेस की है यार बंदे ने। पहले दिन आया था, हमने इसको आता हुआ देखा था और ये 50 मिनट में आया था। अब आज की डेट में ये बंदा क्लासरूम में 20 मिनट में आ जाता है यार, क्या जबरदस्त प्रोग्रेस की है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई साहब मैंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, आई आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे तो कंपेरेबिलिटी नहीं आ पाएगी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कि कितने कम समय में आप अपने घर से क्लासेस पहुंच जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली ये क्या कहता है फ्रेमवर्क, कि अगर एवरी ईयर कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती रहेगी तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही पिक्चर नहीं दिखेगी। इसके लिए वो इंसिस्ट करता है यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन इन ऑल अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि हर अकाउंटिंग पीरियड, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव, आपको पॉलिसी सेम फॉलो करनी है। हाँ ये बात अलग है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन अलग है तो अलग बात है, बट सिमिलर ट्रांजेक्शन पे पॉलिसी आपको सेम रखनी है। जैसे क्लास जाना एक ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए आपकी पॉलिसी एक होनी चाहिए कि या तो आप भाई चल के जाए, या तो आप बाइक से जाए, या फिर आप बाइसिकल से जाए। ठीक है, एक पॉलिसी। लेकिन हाँ अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाना एक अलग ट्रांजिशन हो गया, उसके लिए आप अलग चूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक है, चलो अभी गोइंग कंसर्न वाले पे चलते हैं। मैंने क्या कहा, अगर गोइंग कंसर्न है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। जितनी भी असेट्स है, सारी की सारी असेट्स आपकी रियलाइजेबल वैल्यू पे आ जाएगी, और जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी लाइबिलिटी आपकी सेटलमेंट वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या है इस बारे में हमारे पास। आइए आइए आइए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आइए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाए, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी 2 से 3 टाइम ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ चुकी है। तो आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए जरा, बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2001 आपको दी गई है। तो ये जो बैलेंस शीट की डेट है ये 31 मार्च 2001 है। ठीक है। अब आपको कैपिटल दिया हुआ है, एक तरीके से ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, 10% लोन दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, टीआर दिया है, डेफर्ड दिया है, बैंक दिया है। कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 5 ईयर, द पैटर्न यूज ऑफ द असेट इज इवन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हर साल आपका जो असेट का बेनिफिट है वो ऐसा आएगा। तो इन शॉर्ट ही इज ट्राइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन कि भाई साहब डेप्रिसिएशन की मेथड एसएलएम होगी। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 2002 इज 60,000। अब देखो,
आज हमारी बुक में असेट 65,000 की है ओपनिंग में, ठीक है। अगर इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग, कितनी लाइफ है, 5 साल। तो अगर आप 65,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगा 15,000, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं वो ईयर एंडेड के बनाने हैं, ठीक है। कब के बनाने हैं, ईयर एंडेड, और वो हो रहा है 31/3/2002। यानी कि अगर आप 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो 65,000 की आपकी असेट थी, 15,000 रुपए आप अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे जो आपका एक्सपेंस है, तो 50,000 रुपए आपकी इसकी डब्ल्यूडीवी बचेगी बैलेंस शीट में। उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 60,000 रुपए है। तो आपने पढ़ा होगा भाई कि असेट कॉस्ट के ऊपर नहीं आती है अनटिल अनलेस यू हैव अ रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। तो आप अब इस केस में आपकी अगर अगर आप गोइंग कंसर्न रखते हैं तो आपकी असेट बैलेंस शीट में 50 कितनी आएगी बोलो, हाँ 50,000। नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। ये 15,000 नहीं आएगा, दिस विल बी 13,000। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये 13,000 आएगा। यानी कि आपकी जो डब्ल्यू आएगी, तो आपकी डब्ल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू आपकी हो जाएगी 52,000, 65,000 माइनस 13,000, ठीक है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो मुझे मतलब ही नहीं है। अब गोइंग कंसर्न नहीं है तो फ्यूचर नहीं है भाई साहब, असेट बेचो घर जाओ। अब असेट बेचोगे घर जाओगे तो आज आपको कितने मिलेंगे, 52,000 मिलेंगे या 60,000 मिलेंगे। अगर असेट बेच के घर जाओगे तो आज आपको 52,000 मिलेंगे, सॉरी 60,000 मिलेंगे। इसे बैलेंस शीट में गोइंग कंसर्न नहीं है तो 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एक एक आइटम को लेते हुए, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, राइट। तो आपने ध्यान रखना है, गोइंग कंसर्न है तो असेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल कॉस्ट पे आएगी जनरली, ठीक है। और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो असेट्स आएगी रियलाइजेबल वैल्यू पे। फिर ट्रेडर परचेज एंड सेल, तो ये आपको परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन दिया है ताकि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकें। कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31/3/2002, 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। अगेन देखिए, अब आपको कॉस्ट ऑफ स्टॉक दी गई है, सॉरी, अब आप देखेंगे तो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक आपको दी गई है 32,000, जबकि सेम स्टॉक की एनआरवी आपको दी गई है 40,000। अब अगर गोइंग कंसर्न है तो आपका वैल्यूएशन का रूल आएगा और आप 32,000 पे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब आप बोलोगे भाई स्टॉक, हम तो यार एक बिजनेस बंद करके, अब ये बताओ कि कितना मिलेगा स्टॉक को बेच के, जस्ट मिलेगा, सॉरी। अब तो हम घर जा रहे हैं बिजनेस को बेच के, कितना मिलेगा, 40,000, तो आपके लिए 40,000 आएगा। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, ठीक है, तो नॉर्मल है, अप्रूवल का इंटरेस्ट है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज अमोटाइज ओवर 4 ईयर। अब वैसे तो देखा जाए ना तो AS 26 आप लोगों ने पढ़ा होगा, और AS 26 कहता है भाई साहब जिंदगी में कोई डेफर्ड रेवेन्यू नाम की चीज नहीं होती है। या तो इंटेंजिबल नाम की असेट होती है, या जो भी होगा वो सीधे P&L में जाएगा। मतलब मैंने 100 रुपए खर्च किए तो वो देखेंगे कि क्या AS 26 का क्राइटेरिया पूरा करके ये इंटेंजिबल असेट बन पा रहा है, अगर हाँ तो सीधे बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाओ। अगर नहीं बन पा रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे 100 को डाल दो इसी साल के P&L अकाउंट में। लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर को अमोटाइज करते हैं 4 सालों में। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि 4 सालों में बेनिफिट आने वाला है तो 4 सालों में अमोटाइज कर रहे होंगे। लेकिन अगर डेफर्ड है तो डेफर्ड का एक पार्ट आपको बैलेंस शीट पे दिख रहा है, देखो 10,000 रुपए, राइट। अभी अगर बिजनेस चलता रहेगा तो हम 10,000 को डिवाइड कर देंगे 4 से, और एवरी ईयर 2500, 2500, 2500, 2500 राइट ऑफ कर देंगे, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, तो मैंने क्या कहा, जितनी भी असेट्स होती है वो रियलाइजेबल वैल्यू पे आती है। तो अब एक्चुअली ये तो असेट ही नहीं है, तो लेकिन ये बुक में कितनी की दिख रही है, 10,000। तो बैलेंस शीट अगर बनेगी तो गोइंग कंसर्न नहीं होगा तो ये सीधे जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ट्रेड रिसीवेबल दिए गए हैं, कहते हैं कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके 25,000 है, ऑफ दिस 2,000 इज डाउटफुल। 25,000 रुपए के आपके ट्रेड रिसीवेबल है जिसमें से 2,000 रुपए आपको लगता है नहीं मिलेंगे, ठीक है। अनदर 4,000 का भी आपको डाउट है, अगर भविष्य में आप री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर, मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने कस्टमर को गुड्स बेचा, मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहा है भाई साहब मैं आपको ना 4,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा अगर आपने मुझे फ्यूचर में अच्छा गुड सप्लाई नहीं किया तो। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मुझे 4,000 रुपए नहीं देगा अगर मैंने उसे अच्छा गुड सप्लाई नहीं किया तो, कब, फ्यूचर में। तो सिंपल है, अगर गोइंग कंसर्न है तो भैया मैं फ्यूचर में गुड सप्लाई करूंगा। अगर गोइंग कंसर्न है तो मैं फ्यूचर में गुड सप्लाई करूंगा, तो शायद मेरा बैक डेट 2,000 रुपए ही होगा। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो मैं तो अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो मैं तो बिजनेस बंद करके निकल जाऊंगा, तो फिर मेरा बैड डेट 2,000 तो ये है ही है। इसके साथ ही वो बंदा जिसने कहा था फ्यूचर में अच्छा गुड दोगे तो 4,000 दूंगा, नहीं तो भूल जाओ, तो मेरा बैड डेट हो जाएगा 6,000 रुपए। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट। फिर क्लोजिंग ट्रेड पेबल आपके 12,000 है, विच इज लाइकली टू बी सेटल एट 5% डिस्काउंट। तो जनरली क्या है कि भैया आपको ट्रेड पेबल को 12,000 रुपए पे करने हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस बंद करोगे तो आप जल्दी से जल्दी पैसा पे करके निकल जाओगे। तो क्योंकि आप टर्म से पहले पैसा पे करोगे, आपका ट्रेड ट्रेड आपका जो पेबल है वो खुश हो जाएगा और आपको कैश डिस्काउंट दे देगा। तो कैश डिस्काउंट दे देगा
तो इसका मतलब अब अगर मेरा गोइंग कंसर्न है तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो मुझे पे करना पड़ेंगे 12,000। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो मुझे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द अर्ली पेमेंट, तो मुझे पे करना पड़ेगा 11,000, कितना हो जाएगा 400। तो गोइंग कंसर्न नहीं है तो ट्रेड पेबल आएगा 11,400, अदरवाइज 12,000। अच्छा एक बात और, जब भी मैं असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज करूंगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न कह रहा है कि आपको असेट्स को रिलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना है और लाइबिलिटी को सेटलमेंट वैल्यू पे, जब भी मैं चेंज करूंगा तो डेफिनेटली वैल्यूज चेंज होने के कारण जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, वो P&L अकाउंट पे जाएगा। देयर इज एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी ऑफ लोन 2,500, यानी कि बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लेते समय कहा कि भाई मैं 10 सालों में आपका लोन रीपे करूंगा, ठीक है। अब अगर बैंक के पास मैं जाता हूँ, कहता हूँ कि भाई मैं तो 3 साल बाद ही अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ और आपका लोन ले लो, तो बैंक है ना मुझे पेनल्टी चार्ज करती है, यानी कि प्री पेमेंट की पेनल्टी चार्ज होती है। क्योंकि बैंक ने आपको 10 सालों का जो लोन दिया है वो ये के लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है वो ये सोचते हुए किया होगा कि भाई आपसे 10 साल कमाएगी कंपनी, बैंक बैंक राइट। अब अगर आप पहले ही जाके बैंक के सपने को तोड़ देते हैं तो बैंक अपने होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए पेनल्टी चार्ज करता है। तो जनरली पेनल्टी क्लोज इसलिए रखा जाता है ताकि लोग जल्दी पेमेंट को अवॉइड करें, ठीक है। तो 2,500 रुपीज की पेनल्टी आपको लगेगी, यानी कि 2,500 की पेनल्टी आपको लगेगी जब आप अर्ली सेटलमेंट करेंगे। अर्ली सेटलमेंट आप कब करेंगे, अर्ली सेटलमेंट आप तब करेंगे जब आप अपना बिजनेस बंद करेंगे जल्दी, गोइंग कंसर्न नहीं है तो। अब आपको P&L और बैलेंस शीट बनानी है, एक में मानना है गोइंग कंसर्न है, एक में मानना है गोइंग कंसर्न नहीं है। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको फटाफट से दिखाते जाता हूँ, क्विकली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंपल है, आपको क्या ध्यान रखना है, गोइंग कंसर्न है तो फॉलो योर नॉर्मल रूल, गोइंग कंसर्न नहीं है तो असेट एट रियलाइजेबल वैल्यू एनी डिफरेंस इन बुक ऑफ बुक वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू विल बी टेकन टू P&L अकाउंट, ठीक है। बराबर है, लाइबिलिटी शो एट सेटलमेंट वैल्यू, एनी डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड सेटलमेंट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कैपिटल 60,000। तो कैपिटल तो भाई 60,000 ही है, तो कैपिटल तो बिजनेस का ओनर ही लेके जाएगा, फिलहाल तो पता ही नहीं है। तो इसे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल जब बैलेंस शीट में आई तो दोनों प्लेसेस पे 60-60 हजार ही आई है। P&L में मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। लोन को देख लेते 35,000। तो मेरे पास 35,000 का लोन है, अभी अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि भाई अगर हम लोन को जल्दी पे करेंगे तो हमें पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी 2,500 की। तो अगर गोइंग कंसर्न है तो मुझे लोन पे करना पड़ेगा 35,000 ही। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो मुझे पे करना पड़ेगा 35,000 का अपना लोन और 2,500 रुपए की पेनल्टी। इसका मतलब अब मेरी सेटलमेंट वैल्यू कितनी हो गई, 37,500। मैंने कहा था बुक वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू का जो भी डिफरेंस होगा वो P&L अकाउंट में जाएगा एज ए एक्सपेंसेस। तो 2,500 अगर आप देखेंगे तो आपका अगर टू लोन पेनल्टी तो गोइंग कंसर्न है तो ये आपका जीरो है, लेकिन गोइंग कंसर्न नहीं है तो ये आपका 2,500 है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ट्रेड पेबल 10,000 है, आपका ट्रेड पेबल 10,000 है। अच्छा ओपनिंग में 10,000 था, सॉरी, क्लोजिंग में आपका ट्रेड पेबल कितना है क्वेश्चन में, 12,000 रुपए, क्योंकि हम तो बैलेंस शीट क्लोजिंग की बनाए 12,000। अगर अगर गोइंग कंसर्न है तो मैं अपने अपने पेबल को अर्ली पेमेंट नहीं करूंगा और मेरा पेबल जो है वो मुझे डिस्काउंट नहीं देगा, यानी कि अगर गोइंग कंसर्न है तो मेरी लाइबिलिटी 12,000 ही रहेगी। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो मैं अपने पेबल को कहूंगा भाई साहब मुझे प्लीज 5% का डिस्काउंट दे दो, और वो मुझे 5% का डिस्काउंट दे देगा। तो 5% का जो डिस्काउंट है वो आएगा 600, यानी कि अब मैं कितना पे करूंगा 11,400। तो मेरा 11,400 आएगा, और अगेन बुक वैल्यू और इसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो 600 रुपीज बाय ट्रेड पेबल आपका यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 600 रुपए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि गोइंग कंसर्न अगर नहीं है तो सिंपल है भाई, सारी असेट रियलाइजेबल वैल्यू पे एनी डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू P&L। सारी लायबिलिटी सेटलमेंट वैल्यू पे एनी डिफरेंस बिटवीन द सेटलमेंट वैल्यू एंड बुक वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू P&L। और अगर गोइंग कंसर्न है फॉलो योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कहता है भाई वैसे ही करो, उसके आगे मत जाओ, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर गोइंग कंसर्न है तो हम असेट यूज करते रहेंगे, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 13,000 रुपीज, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको मतलब ही नहीं है, अब आपके लिए एसेट कितने ला के देगी 60,000। तो अगर गोइंग कंसर्न है तो 65,000 में से 13,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एसेट 52,000 आ रही है, हाँ एसेट 52,000 आ रही है, और डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है 13,000, ठीक है। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो भी डेप्रिसिएशन तो वैसे 13,000 ही आएगा, करेक्ट, क्योंकि एसेट तो हमने इस साल उतनी ही यूज की है। लेकिन अब असेट की WDV कितनी हो जाएगी 52,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ इस असेट्स को हम बेच पाएंगे और रिलाइजेबल वैल्यू रहेगी 60,000 रुपए, यानी कि अगर मैं 52,000 वाली बुक वैल्यू की असेट को 60,000 पे लेके आऊंगा तो मुझे 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अब 13,000 का डेप्रिसिएशन है, तो मैं चाहूं तो सेपरेटली 13,000 का डेप्रिसिएशन दिखा सकता हूँ, गोइंग कंसर्न नहीं है उस केस में भी।
और 8,000 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखा सकता हूँ। तो ये मेरा जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा और ये मेरा इनकम हो जाएगा। तो आपकी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, दोनों को सेपरेट ना, दोनों को अलग अलग ना दिखाते हुए 13 - 8 कर दिया। तो देखिए, अगर गोइंग कंसर्न है तो 13,000 डेप्रिसिएशन है, गोइंग कंसर्न नहीं है तो 5,000 डेप्रिसिएशन है। अब एक्चुअली में मेरे हिसाब से बेटर ये होता कि आप यहाँ पर 13 दिखाओ और यहाँ पर बाय असेट करके, मेरा मेरा सजेशन ये है कि ऐसे दिखाना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली इम्पैक्ट सेम ही आने वाला है। तो आई होप इसके बाद आपकी जो असेट्स है बैलेंस शीट में वो 60,000 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट भी। ठीक है, फिर स्टॉक पे चलते हैं। तो स्टॉक 30,000 से हमें मतलब ही नहीं है, 30,000 तो ओपनिंग है। क्लोजिंग वैल्यू को स्टॉक की स्टॉक कितना दिया हुआ था, हाँ क्लोजिंग वैल्यू हमें स्टॉक की दी हुई है कि 32,000 है, एनआरबी 40,000 है। तो अगर गोइंग कंसर्न है तो कितने पे आएगा, 32,000। तो ये देखो बाय पी एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक पी एंडल में 32,000। अगर नहीं है तो फिर आपको किससे मतलब है, रिलाइजेबल वैल्यू, और रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 40,000। तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। ठीक है, आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये 32,000 और ये 40,000 करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग में 20,000 था, हमें ओपनिंग से मतलब ही नहीं है, हमें क्लोजिंग से मतलब है। क्लोजिंग में ट्रेड रिसीवेबल 25,000 है। पर अगर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल 25,000 है और गोइंग कंसर्न रहेगा तो मेरे को 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा तो भी ट्रेड रिसीवेबल 25 है, दो तो नहीं मिलेंगे, ये पता ही है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न रहेगा तो जो 4,000 है उसकी रिकवरी हो जाएगी, वो बैड डेट नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में मैं अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे दूंगा। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है भाई, बिजनेस बंद तो खाएगा फ्यूचर। अगर नहीं मिलेगा तो 4,000 रुपए और चले जाएंगे। तो आप समझ गए। तो गोइंग कंसर्न अगर है तो आपका डेटर आएगा 23,000, गोइंग कंसर्न नहीं है तो डेटर आएगा 19,000। इसके अलावा 2,000 का बैड डेट और 6,000 का बैड डेट पीएनएल में आ जाएगा। तो 2,000 का बैड डेट और ये 6,000 का बैड डेट। ठीक है, और बैलेंस शीट में 23 और 19 चेक कर लेते हैं। तो 23 और 19,000 आपका ट्रेड डेट रिसीवेबल आ गया। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 है। अकॉर्डिंग अगर गोइंग कंसर्न रहेगा तो हम इस खर्चे को 4 सालों में राइट ऑफ करेंगे। तो अगर 10,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2,500 आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर गोइंग कंसर्न है तो 2,500 और 10 में से 2,500 गया, 7,500 आ गया बैलेंस शीट में। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो भाई साहब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई असेट नहीं है, आपकी रिलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब अगर रिलाइजेबल वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर आपका नील आ जाएगा। अब अगर आपको 10,000 के अगेंस्ट में जीरो मिलने वाले हैं तो यानी कि आपका पूरा का पूरा 10,000 हो जाएगा एक्सपेंस आउट, खत्म, खेल खत्म। सही है। तो ये मैंने आपके सारे पॉइंट कवर कर लिए। बैंक बैंक ओपनिंग में 5 था, क्लोजिंग में 37,100 है। तो यहाँ पे दोनों केस में कैश सेम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश की तो रिलाइजेबल वैल्यू बुक वैल्यू सब सेम ही रहने वाली है, राइट, कैश का कोई वैल्यू कम होने वाला नहीं है। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 1 हमने टेक केयर कर लिया है, ए वाला। हमने बी भी टेक केयर कर लिया है, ट्रेड पेबल परचेज, ये आई थिंक वी हैव कवर्ड 14,900 ये ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो 14,900 का जो एक्सपेंसेस है वो सीधे आप एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया कि अगर गोइंग कंसर्न है तो कैसे करना है, गोइंग कंसर्न नहीं है तो कैसे करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसे प्लीज देख के जरूर जाए। और प्रैक्टिस के तौर पे आप डेफिनेटली, आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो प्रैक्टिस के तौर पे आप करके देख सकते हैं। ठीक है, हमें वापस से अपने इसमें आता हूँ। हाँ, तो अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो भैया हमने पढ़ लिया कि कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे, हमने पढ़ लिया कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होंगे, जिनको फ्रेमवर्क एड्रेस करेगा। व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, और उसमें हमने देखा अगर गोइंग कंसर्न वाला असम्पशन जाता है तो कैसे करना है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भाई सबसे पहली बात तो जो हम मानेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी, जैसे आप कहेंगे कि सर कैसे माना जाए कि एक कैमरा अच्छा है। तो भाई कैमरे के फोटो अच्छे आते हैं, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, यार मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल करता है तो आप बोलते हो कैमरा अच्छा है। तो वैसे ही कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे जब हम कहेंगे कि भाई क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है। तो फ्रेमवर्क कहता है कि हर एंटिटी को इंश्योर करना चाहिए कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब वो कैसे पता पड़ेगा, अंडरस्टेबिलिटी। सबसे पहली बात तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो भाई साहब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे, डिस्क्लोजर है, वहां पे टेक्निकल नॉलेज का आई मीन लैंग्वेज का यूज कम से कम करें। क्योंकि अगर आप टेक्निकल अकाउंटिंग जागरण फेंकेंगे तो भैया वो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आते। मैचिंग कॉन्सेप्ट हम जैसे अकाउंटेंट लोगों को समझ में आ सकता है, राइट।
लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग नॉर्मली अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं है, उन्हें मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो जब भी आप कोई भी डिस्क्लोजर दे, तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक थोड़ी बहुत बिजनेस की समझ रखने वाला व्यक्ति भी उसको समझ सके। तो information presented in financial statement should be readily understandable by user with reasonable knowledge of business and economic activities। ठीक है, यानी कि आप जिस तरीके जो भी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, वो यूजर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, रेलिवेंट। भाई साहब, कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये भी बता दो, वो भी बता दो, ये भी बता दो, वो भी बता दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ये आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो भाई रिवीजन का टाइम है, बच्चा जाके एग्जाम लिखने वाला है सितंबर में। तो भाई बच्चे का अब इस समय ध्यान है भाई मैं पास कैसे होने वाला हूँ, राइट? तो बच्चा बोलेगा यार मुझे वो बताओ जो फिलहाल मेरे लिए रेलिवेंट है, करेक्ट? इसलिए आपने देखा कि मैंने काफी चीजें जल्दी से स्किप कर दी, लेकिन जहाँ पे मेन क्वेश्चन आने के चांसेस है वहां पे थोड़ा टाइम दे दिया। तो रेलिवेंस का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ओनली। फालतू की बातें नहीं बताना है, क्योंकि समटाइम टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाता है। यानी कि मैं आपको अगर 10 चीजें बता रहा हूँ और 10 चीजें बता के मुझे लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिलेगा, तो समटाइम दैट इज कंफ्यूजिंग ओनली। Information which is likely to influence the economic decision of the user is called relevant। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर सकती है, वो रेलिवेंट है भाई साहब। यानी कि अगर आपने देखा होगा, मटेरियलिटी के बारे में सुना होगा, तो मटेरियलिटी का जो फंडा है वो यहीं से निकल के आया भाई साहब, कि मटेरियलिटी आपने पढ़ा होगा कि वो जो लोगों के डिसीजन को चेंज कर सकता है, उसे हम मटेरियलिटी कहते हैं। तो मटेरियलिटी फंडा निकाला यहीं से गया है, रेलिवेंस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंस बने। तो वो रेलिवेंस कब बनेंगे? तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए। लेकिन इसमें दो कांस्टेंट है, यहाँ नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूँ। इसमें दो कांस्टेंट्स आपके पास है। कांस्टेंट्स मतलब क्या है? जब आपको डिसाइड करना है कि भाई ये रेलिवेंस है या नहीं है, तो आप उसका डिस्क्लोजर तो कर रहे हो, लेकिन आपने एक तो उसकी टाइमिंग ध्यान रखनी है। क्योंकि सम टाइम एक इंफॉर्मेशन आज बहुत रेलिवेंट है, बट आप उसको बता रहे हो 2 साल बाद, तो 2 साल बाद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि ये लेक्चर आपके लिए, आप अभी सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर आपको मान लो आज ना मिलते हुए 2 साल बाद मिलेगा, जब भगवान की कृपा से आप सीए फाइनल में होंगे। तो क्या आपके लिए ये लेक्चर रेलिवेंट होगा? नहीं। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि किस टाइमिंग पे। तो आपको हमेशा रेलिवेंसी, क्योंकि रेलिवेंसी का मतलब क्या है? आपको डिसाइड करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है। तो समटाइम यू में थिंक कि यार एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को बाद में बताएंगे, क्योंकि टू मच सप्लाइंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन मे नॉट बी मीनिंगफुल, राइट? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाद में तो बताएंगे, पर क्या बाद में बताने का इसका कोई मतलब रहेगा? तो व्हेन यू आर थिंकिंग कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अभी नहीं देनी चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उसका टाइमिंग का कोई रेलिवेंस है या नहीं है। इसके अलावा सेकंड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्योंकि भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। अब अगर पैसा लगाना पड़ता है, तो पता पड़ा कि पैसा लगाया, इंफॉर्मेशन गैदर करी, इंफॉर्मेशन का बेनिफिट है 100 रुपए और इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कॉस्ट है 500 रुपए। तो यार क्या इसका कोई सेंस बनता है? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। तो फ्रेमवर्क ये कहता है कि देखो, आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अब आपको लगता है कि ये चीज यूजर के लिए रेलिवेंट है, और यूजर को अगर आपने ये दे दी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मान लो कि यूजर को 1000 रुपए का फायदा होगा। लेकिन आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लाने के लिए अगर 500 रुपए लगते हैं, तो आप दे दो। क्यों? क्योंकि आपने यूजर को 1000 रुपए का बेनिफिट दिया और आपके 500 रुपए लगे, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बैठता है। लेकिन अगर मान लो यूजर को बेनिफिट मिलेगा 1000 रुपए का, और इंफॉर्मेशन अरेंज करने के लिए आपको लग रहा है 5000 रुपीज, तो ये कहता है कि यार आपको इसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी वेरी श्योर कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी मेक कंफ्यूज यूजर, करेक्ट? तो आपको ध्यान रखना है, ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। रिलायबिलिटी, तो भाई साहब रिलायबिलिटी देनी है। रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या है? तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, दैट इज टू से दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायस। तो इसके लिए हम इंश्योर कहते हैं कि भाई अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, तो मोस्टली आपकी एरर्स नहीं होगी, आपके ओमिशंस नहीं होंगे। अगर आपका ऑडिटर, जैसे ऑडिटर अगर आपका इंडिपेंडेंट है, आपका जो बीओडी है वो इंडिपेंडेंट है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं भाई बायस नहीं होगा। क्यों? अगर मैं आज ऑडिटर हूं और मैं अपने ब्रदर की कंपनी में जाके ऑडिट करता हूँ, और उसने बहुत कुछ गलत कर रखा है, तो क्योंकि मेरा रिलेशनशिप है, मे बी मैं वो चीज को बारे में सेपरेटली डिस्क्लोज ना करूं, तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है भाई कि रिलेटिव जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकते, राइट? और कंपेरेबिलिटी,
कंपेरेबिलिटी कब आएगी? जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली 1 ईयर टू अदर ईयर फॉलो करेंगे। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए एवरी ईयर, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बेटर नया अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर हम जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसको हम फॉलो करते रहेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कल की डेट में मुझे एक पॉलिसी दिखती है और वो पॉलिसी विल इंप्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम उसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरी कंपनी फीफो फॉलो करती थी कॉस्ट फॉर्मूला टू फॉर इन्वेंट्री के लिए, राइट, एस टू परमिट करता है। अभी पिछले 10 सालों से मेरी कंपनी फीफो फॉलो कर रही है, बट मेरी कंपनी को लगता है कि अब मेरी कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो चेंज हो गया है और उसके हिसाब से वेटेड एवरेज मेथड ज्यादा सुटेबल है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू फीफो भी अलाउ करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वेटेड एवरेज भी अलाउ करता है। तो मैं कहता हूँ यार इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों सर? आपने तो कहा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, राइट? हाँ, होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बेटरमेंट के लिए है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड बोथ इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। यानी कि आपको दो पीरियड का फाइनेंशियल, आपको दो पीरियड का नंबर देना चाहिए जिससे कि कंपेरेबिलिटी भी आ सकती है। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, लेकिन आपको डेटा भी ऐसे देना है कि आप, आपका डेटा का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आज मान लीजिए मेरा फॉर्मेट कहता है, मैं सीधे बताता हूँ नेट प्रॉफिट, दूसरी कंपनी बताती है सेल माइनस एक्सपेंसेस, तो भाई कंपैरिजन कैसे होने वाला है? क्यों? क्योंकि यहाँ तो सीधे नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट को कंपेयर करके थोड़ी पता पड़ेगा कि कंपनी कहाँ पे दिक्कत दे रही है। तो सेल और एक्सपेंस, तो जो भी फॉर्मेट है आपका वो सेम होना चाहिए। इसीलिए आपको पता होगा शेड्यूल 3 आपको बताता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए जाएंगे। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, असेट्स होती है, लाइबिलिटी होती है, इक्विटी होती है, इनकम गेन एक्सपेंस लॉसेस, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट होते हैं। तो असेट का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो भी हम असेट रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उसे हम असेट कहते हैं। लायबिलिटी, व्हेन यू हैव ऑब्लिगेशन टू पे समवन इट इज कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है। रेसिडुअल इंटरेस्ट, भाई जितनी भी एसेट्स है सबको जोड़ लो, बाहर वालों का पैसा पे कर दो, जो भी बचेगा वो इक्विटी का है। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। इनकम और गेन, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, आपके बेनिफिट में जब भी इंक्रीज होता है उसे इनकम कहते हैं। डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, जब भी डिक्रीज होता है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। कोई आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, डोंट वरी। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, अच्छा अब ये तभी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें मोस्टली चीजें जब गोइंग कंसर्न होता है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने पढ़ा होगा कि भाई एज टू कहता है, एज 10 कहता है असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है एक्विजिशन प्राइस। तो मेजरमेंट का मतलब है कि आप अपनी बुक में जब भी किसी चीज को रिकॉर्ड करते हो तो उसके वैल्यू के क्या ऑप्शन अवेलेबल है। करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट का मतलब है कि आज अगर मैं सिमिलर चीज को रिप्लेस करूंगा तो मुझे कितने पैसे लगेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एज टू में पढ़ा होगा कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वो प्राइस है जो आपने पास्ट में ट्रांजेक्शन करने के लिए दिया, और करंट कॉस्ट वो प्राइस है जो सिमिलर ट्रांजेक्शन अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू अभी अपन ने पढ़ा कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो सारी एसेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आती है। और फिर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो आप एफएम में निकालते हैं, राइट, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी एस 19 में, जहां पे आप लीज असेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट। एस 28 में, जहां पर आप वैल्यू इन यूज निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी असेट्स मुझे भविष्य में बेनिफिट देने वाली है, उन बेनिफिट की डिस्काउंटिंग करके जो मैं वैल्यू आज निकालता हूँ उसे मैं प्रेजेंट वैल्यू कहता हूँ। तो मेरे पास अगर आप देखेंगे जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितना भी अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा या तो असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आती है, या करंट कॉस्ट पे आती है, या रियलाइजेबल वैल्यू पे आती है लाइक कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, या प्रेजेंट वैल्यू पे आती है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, अभी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या है, यहाँ क्या लिखा है ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का यहाँ पर मतलब क्या है। तो फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब क्या है, देखो कि मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 2023 में 2023 में आपने 100 रुपए की कैपिटल लगाई और बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब मान लो आपने गुड्स परचेज किया 100 रुपए का, ठीक है। तो क्योंकि आपको 100 रुपए चाहिए थे गुड्स परचेज करने के लिए, आपने 100 रुपए की कैपिटल लगाई और आपने गुड्स परचेज कर दिया 100 रुपए का। फिर मान लीजिए कि आपने इसको सेल कर दिया 120 रुपीज में, तो क्या आपको 20 रुपीज का फायदा हो गया? हाँ, आपको 20 रुपीज का फायदा हो गया।
फिर आपने ड्राइंग कर लिया, आपने कहा यार 20 रुपए कमाए हैं, चलो घर लेके चले जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। आप बिजनेस में पहले 100 रुपए लेके आए, फिर आपने वो 100 रुपए से गुड परचेज कर लिया, फिर आपको 120 रुपए बेच के मिले और 20 रुपए आप वापस से लेके चले गए। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो आपके पास फिलहाल 2023 के एंड में वापस से 100 रुपए ही बचे हुए हैं। ठीक है। अब अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपका है, ये बात भी गोइंग कंसर्न के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है तो ही मुझे देखना है ना भाई भविष्य के लिए मेरे पास क्या है। आपने देखा होगा घर में पापा सैलरी कमाते हैं, तो क्या जिस जिस साल जिस दिन जो पैसा कमाते हैं वो उसी दिन खर्च कर देते हैं, या सेव करने की टेंडेंसी रहती है। तो सेव करने की टेंडेंसी ही इसलिए रहती है बिकॉज वी सी फोर्सिएबल फ्यूचर, वी अज्यूम कि भैया भविष्य है और भविष्य में हमें पैसा लगेगा, इसी के लिए आज हम बचा के रखते हैं ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 में आपके पास 100 रुपए बचे। अब आप बोलते हो कि यार आपने अच्छा 20 रुपए आपने कमाए थे पर आप घर लेके चले गए, ठीक है। अब आपके लिए कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि क्या ये 100 रुपए सफिशिएंट है, क्या ये 100 रुपए सफिशिएंट है फ्यूचर के ऑपरेशन करने के लिए। अगर मान लो कि आपका फ्यूचर का ऑपरेशन का लेवल सेम है, यानी कि जितना लेवल पे आपने लास्ट ईयर काम किया था, यानी कि अगर मान लो आपने लास्ट ईयर एक क्वांटिटी परचेज की थी और इस साल भी आप एक ही क्वांटिटी परचेज करने की सोच रहे हो, और लास्ट ईयर वो क्वांटिटी जितने की आती थी इस साल भी वो क्वांटिटी उतनी की आती, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ नो इन्फ्लेशन, राइट। अगर ऐसा है तो आपका परफेक्टली काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2024 में फिर से आप एक क्वांटिटी परचेज करोगे और वो एक क्वांटिटी आएगी 100 रुपए की। तो आपको चाहिए होंगे 100 रुपए और 100 रुपए आपके पास अवेलेबल है। तो मैं कहूंगा हाँ, आपने कैपिटल मेंटेन की है। तो कैपिटल मेंटेन करने का मतलब होता है कि आई हैव अ सफिशिएंट क्लोजिंग कैपिटल एट द ईयर एंड दैट कैन बी यूज टू ऑपरेट इन फ्यूचर। तो इसके लिए मुझे ये पता लगाना पड़ता है कि फ्यूचर में मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। था फ्यूचर का मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ईयर का, मेरे लिए फिलहाल फ्यूचर का मतलब है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये मुझे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, राइट। तो फ्यूचर का मतलब है मेरा नेक्स्ट ईयर से। आई होप आपको समझ में आया। तो कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब ये है कि क्लोजिंग कैपिटल हैज टू बी सफिशिएंट सो दैट यू कैन ऑपरेट इन द नेक्स्ट ईयर। तो इसका फंडा क्या चलता है? इसका फंडा ये चलता है, आई हैव समथिंग, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, इसका फंडा क्या चलता है। इसका फंडा देखो कुछ समथिंग इस तरीके से चलता है। देखो कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने बनाया था, फिर आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वो भी आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 1/4/22 को मैंने सोचा, ये डेट है एग्जांपल की, ठीक है, और ये मेरा प्लान ट्रांजेक्शन है। 1/4/22 को मैंने सोचा कि मुझे 10,000 यूनिट परचेज करनी है और एक यूनिट 3 रुपए की आएगी, मतलब मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? 30,000। तो मैंने 30,000 रुपीज की कैपिटल अपने बिजनेस पे लगा दी 1/4/22 को। हो गया, मैंने परचेज किया और फिर बाद में मैंने सेल भी कर दिया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने सेल कितना किया, तो मैंने 10,000 यूनिट थी और मैंने एक यूनिट 5 रुपए की बेच दी, यानी कि मेरे पास 50,000 रुपए आए होंगे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर मुझे 1 जून को, क्योंकि पैसा मान लो पैसा आने में टाइम लगेगा, 1 जून को मुझे फिर से 5,000 यूनिट परचेज करनी थी। अब वो एक यूनिट आ रही थी 4 रुपए की, तो मुझे कितने रुपए चाहिए? 20,000। मैंने फिर से अपनी जेब से 20,000 रुपए डाल दिए। तो मैंने मैंने इस अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 22-23 में ऑपरेट करने के लिए मैंने 50,000 रुपए लगाए और 50,000 रुपए लगा के मैंने धंधा किया। तो बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए, इफ आई एम अज्यूमिंग कि नो इन्फ्लेशन इन फ्यूचर, यानी कि 23-24 में नो इन्फ्लेशन, 23-24 में मेरा लेवल भी सेम रहेगा, यानी कि मैं 10,000 और 15,000 ही क्वांटिटी परचेज करूंगा, ठीक है। तो और नो इन्फ्लेशन और नो डिफरेंस इन ऑपरेशन, तो नेक्स्ट ईयर भी मुझे 50,000 रुपए ही लगने वाले। कितने लगने वाले बोलो? 50,000 रुपए ही लगने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये देखो 65,000 कैसे आया होगा मेरा, 65,000 मेरा ऐसे आया होगा कि 10,000 बेचा इंटू 5, फिर मैंने 5,000 को फिर से बेचा मान लो 5 रुपए से, ठीक है। तो मान लो ये आ जाएगा 25,000। तो इसका मतलब अब मेरे पास 75,000, ठीक है। तो मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो आप
को फिलहाल मैं इस तरीके से समझा देता हूँ, आपने शायद फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा कि मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग नहीं थी, सॉरी, ओपनिंग 30 थी क्योंकि मैंने 30,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर मैंने फ्रेश कैपिटल लगाई 20,000 रुपए। फिर उसके बाद मैंने प्रॉफिट कमाया साल भर में, और साल भर में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो इस वाले ट्रांजेक्शन पे मैंने कमाए 5,000, इस वाले ट्रांजेक्शन पे मैंने कमाए 20,000। तो इन शॉर्ट मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, 25,000। तो 25,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया। तो ये मेरी कैपिटल निकल के आती है। इसे मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल है। तो मतलब 30,000 मैंने लगाए, फिर 20 लगाए, 50 हो गए, 50 में 25 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, 75,000 की मेरे पास अभी कैपिटल है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में मैं सेम लेवल पे ऑपरेट करूं और प्राइजेस चेंज ना हो, सेम लेवल पे ऑपरेट करूं और प्राइजेस चेंज ना हो, तो मुझे कितने रुपए की जरूरत लगने वाली है, प्लीज बताइए। तो मुझे कितने रुपए की जरूरत लगने वाली है, तो मुझे लगेंगे 50,000 रुपए। तो देखो, 50,000 रुपए की मेरी रिक्वायरमेंट है। तो 50,000 की अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, अब बुक से ना जनरली इसे ओपनिंग कैपिटल कहती है। क्या कहती है, ओपनिंग कैपिटल। बट ओपनिंग कैपिटल कहने का मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर इतने रुपए से मैंने काम किया था, तो इसका मतलब मेरे पास 25,000 रुपए का बैलेंस अवेलेबल है। इस 25,000 रुपए को हम लोग कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, बोलो, रिटेन्ड प्रॉफिट। और रूल ये कहता है कि ये रिटेन प्रॉफिट या तो जीरो होना चाहिए तो चलेगा, पॉजिटिव होना चाहिए तो चलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रिटेन प्रॉफिट अगर नेगेटिव है तो अब आप समझो कैसे। अगर रिटेन प्रॉफिट जीरो है, इसका मतलब आप कितनी ड्राइंग कर सकते हैं बताइए। अगर आप 25,000 रुपए निकाल लेंगे तो रिटेन प्रॉफिट जीरो आएगा। अगर आप कुछ नहीं निकालेंगे तो रिटेन प्रॉफिट 25,000 ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से 30,000 रुपए निकाल लिए, करके देख लीजिए आप चाहे तो। अगर आपने यहाँ से 30,000 रुपए निकाल लिए, तो आपका रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाएगा 5,000 रुपए से। तो रूल ये कहता है कि भाई साहब, रिटेन प्रॉफिट को ना कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या कहता है रूल, कि रिटेन प्रॉफिट को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट ईयर जो कैपिटल लगाई थी वो भी बिजनेस में निकाल ली है, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आपको आई होप तो समझ में आ गया होगा, इसे कहते हैं कैपिटल मेंटेनेंस। तो अभी ये जो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है ना, ये मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया है। किस पे किया है, बोलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। क्योंकि मैंने क्या माना कि नेक्स्ट ईयर मैं अपने बिजनेस को रन करूंगा सेम लेवल पे और इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन आ गया, तो आपने सुना होगा, अभी अपन ने पढ़ा था, एक था हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक था करंट कॉस्ट। अब अगर मैं इसे करंट कॉस्ट पे लेके आता हूं, तो अगेन समझते हैं। मेरी ओपनिंग कैपिटल, अब सुनो, अब मेरे को यहाँ कितना लगेगा, तो मैं क्या कहूंगा, अब मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा देखो, रूल के हिसाब से मेरे पास आज की डेट में कितनी कैपिटल अवेलेबल है, 75,000। ठीक है, ये पिछले ये आ गया 75,000, ये अवेलेबल है। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि इन्फ्लेशन नहीं है, तो मुझे लास्ट ईयर 50,000 लगे थे और इस साल भी मुझे 50,000 ही लगेंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो भाई चीजें महंगी हो जाएगी। चीजें महंगी हो जाएगी तो अब मैं ये ओपनिंग कैपिटल माइनस करूंगा। मैंने कहा था ओपनिंग कैपिटल इंस्टीट्यूट कहती है इसे, लेकिन एक्चुअली ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये वो पैसा है जो मैंने लास्ट ईयर यूज किया था। तो अब जो चीजें लास्ट ईयर मुझे 50,000 रुपए की मिली थी, लास्ट ईयर बराबर है, लास्ट ईयर जो चीजें मुझे 50,000 रुपए की मिली थी, हो सकता है इस साल वो 20% महंगी हो जाए। अब 20% महंगी हो जाए यानी कि अब वो कितने की आएगी, 60,000 रुपए की। अब अगर वो 60,000 रुपए की आएगी, तो अल्टीमेटली मुझे कितने रुपए मेरे पास रिटर्न प्रॉफिट के बचेंगे, 15,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 मेरे पास सेव हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने माना था कि इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं है यानी कि सेम प्राइस रहेगा, तो मैं मैक्सिमम पैसा अपने घर निकाल के ले जा सकता था 25,000। क्यों? 75,000 है, 25 ले जाऊंगा तो भी 50 बचेंगे और नेक्स्ट ईयर 50 से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि नेक्स्ट ईयर 20% इन्फ्लेशन रहने वाला है, तो जो काम 50,000 में हुआ था, अब वही काम करने के लिए मेरे को 60,000 लगेंगे। करेक्ट? अब मेरे पास है कितने, 75,000, लगेंगे कितने, 60। तो अब मैं कितना ड्रॉइंग कर सकता हूँ, 15,000। मुझे मालूम है कि आप लोग अग्री करेंगे कि ये कैलकुलेशन करंट कॉस्ट पे करना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैपिटल मेंटेनेंस देखेंगे कि भाई मेरे पास कितना पैसा है और कल मुझे कितना लगेगा, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है, और ये assumption गलत होगा। इसलिए कैपिटल मेंटेनेंस का कैलकुलेशन करंट कॉस्ट पे करना ज्यादा बेटर रहता है।
अब ये आपके मॉड्यूल का प्रैक्टिकल नंबर 8 है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एंड यू हैव नो डाउट इन इट, राइट। ठीक है, तो अभी आपका प्रैक्टिकल मॉड्यूल का 8 है, मैं फटाफट सिखाता हूँ। देखो, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2001 विथ 12 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 60,000 यूनिट ऑफ 20 ईच। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमें 60,000 यूनिट खरीदनी थी और 1 यूनिट 20 रुपए की आएगी करके हमने डिसाइड किया कि हमें 12 लाख लगेंगे। तो हमने कितनी कैपिटल लगाई? 12 लाख। यानी कि इस साल हम 12 लाख रुपए से काम कर लेंगे। पर नेक्स्ट ईयर हम 12 लाख से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेटिंग लेवल, चलो हम मान लेते लेवल सेम रहेगा, यानी कि हम नेक्स्ट ईयर भी 60,000 यूनिट परचेज करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर हम 12 लाख से काम कर पाएंगे अगर नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो। आगे बढ़ते हैं। During the financial year ending 31st March 2002, he sold the entire stock for 30,000 each. यानी कि मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया? 10 रुपए का। तो अगेन 12 लाख मैंने लगाए थे, प्रॉफिट कमाया मैंने कितने का? 6 लाख का। तो मेरे पास अब आज की डेट में कितने रुपए अवेलेबल है? 18 लाख। ठीक है, अब प्लीज आंसर मी। अगर मैं मानता हूं कि देर इज नो इन्फ्लेशन, अगर मैं मानता हूं देर इज नो इन्फ्लेशन, तो नेक्स्ट ईयर मुझे कितने पैसे चाहिए? 12 लाख ही चाहिए। और अगर 12 लाख चाहिए, यानी कि 18 लाख है, 12 लाख चाहिए, तो मैं कितना अमाउंट मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? मैं विड्रॉ कर सकता हूँ 6 लाख रुपए, यानी कि ड्रॉइंग 6 लाख हो सकती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब 12 लाख ही मेंटेन करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय मोहन इन द ईयर 2001 टू इफ द फाइनेंस कैपिटल इज मेंटेन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। मान लीजिए कि आप एक इन्फ्लेशन लेके चलते हैं साथ में, और इन्फ्लेशन है 5% का। अब आप क्या करेंगे? अब आप मान के चलेंगे कि भाई मेरे पास 18 लाख है। अब मैंने जो भी 12 लाख का परचेज किया था लास्ट ईयर, जो भी मैंने 12 लाख का परचेज किया था लास्ट ईयर, अब मान लीजिए कि वो 5% से कॉस्टली हो जाएगा, यानी कि महंगा होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा? 12 लाख का मैंने परचेज किया था, और अगर अब वो 5% से कॉस्टली होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर वो आएगा 12,60,000 का, राइट। तो 12,60,000 रुपीज मेरे को लगेंगे। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि मेरा ये अमाउंट आ जाएगा 5,40,000। समझा क्या? तो ये है कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। अब जब मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं, तो इन्फ्लेशन में दो टाइप के इन्फ्लेशन यूज होते हैं। एक होता है एवरेज। एवरेज का मतलब जैसे आप सुनते हैं कि लास्ट ईयर हमारा इन्फ्लेशन 6 to 7% रहा है, तो जो लास्ट ईयर 6 to 7% का हमारा इन्फ्लेशन रहा है वो एवरेज होता है। बराबर है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें 6 to 7% से बढ़ी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका पेट्रोल 20% से इंक्रीज हुआ हो सकता है कि आपके यहाँ पर जितना भी टेक्सटाइल गारमेंट है वो 10% से इंक्रीज हुआ, हो सकता है कि आपका वीट जो है वो 5% से इंक्रीज हुआ। तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंडिसेस, राइट। इसे कहते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंडिसेस। और जब मैं मान लो इनको एवरेज आउट कर देता हूं फॉर एग्जांपल, और मान लो एवरेज रेट आ जाती है 10%, इसे कहते हैं एवरेज। तो जब आप कैपिटल मेंटेनेंस निकालते हैं, तो आप एवरेज से भी निकाल सकते हैं और आप स्पेसिफिक से भी निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, अगर एवरेज से निकालेंगे तो यहाँ पे एवरेज का इन्फ्लेशन आ जाएगा, स्पेसिफिक से निकालेंगे तो स्पेसिफिक का आ जाएगा। इसीलिए जब आप कैपिटल मेंटेनेंस की बात करते हैं ना, तो आपको 3 टाइप के कैपिटल मेंटेनेंस बताए जाते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि आप मान के चलते हैं नो इन्फ्लेशन, मतलब जितना आपका इस साल का कैपिटल था वही काम कर जाएगा। एट करंट परचेसिंग पावर, यानी कि यूजिंग एवरेज प्राइस इंडिसेस। ठीक है, यानी कि आप मानते हैं कि नहीं नहीं भाई लास्ट नेक्स्ट ईयर चीजें महंगी हो जाएगी, लेकिन जो इन्फ्लेशन आप यूज करते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं, एवरेज इन्फ्लेशन रेट यूज करते हैं। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब हुआ जब आप सेम चीज स्टेट करते हैं यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस। अच्छा, अब ये कहते हैं री स्टेटमेंट एट क्लोजिंग प्राइस। तो रीस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया क्या होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिखते हैं आप, जितनी भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, इसका मतलब होता है कि इतनी कैपिटल आपके पास अवेलेबल है। ये आप कैसे निकाल लेंगे? आपको पता है कि क्लोजिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा। क्लोजिंग कैपिटल का कैलकुलेशन होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्रॉइंग
डिविडेंड भी ड्रॉइंग है, हाँ, प्लस करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबको ऐड प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आएगी रिक्वायर्ड। ओपनिंग कैपिटल का मतलब मैंने आपको समझाया, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब भाई साहब इतनी कैपिटल लगेगी। तो ओपनिंग कैपिटल को अगर आप हिस्टोरिकल पे पोल करें तो आप इसको दोनों को हिस्टोरिकल पे लेंगे। हिस्टोरिकल मतलब हम मान के चले कि लास्ट ईयर जितना पैसा लगा था उस इस साल भी उतना ही पैसा लगेगा। और अगर आप करंट परचेसिंग पावर पे जा रहे हैं तो दोनों केस में आपका करंट परचेसिंग प्राइस पे आएगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा भाई साहब? इसको निकालने का तरीका होगा जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है उसको बेस से डिवाइड करना है, यानी कि उस समय क्या इंडेक्स था, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है करंट करंट इंडेक्स से। सर आपने ओपनिंग कैपिटल का अलग लिखा और ये नीचे क्या लिखा हुआ है आपने? एक्चुअली में ये है इंट्रोडक्शन, यानी कि ये है फ्रेश कैपिटल। आपने बाद में ये कैपिटल फिर से लगाई। अब सर इसको आपने अलग से क्यों लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेश कैपिटल जो है, हो सकता है कि उसके समय इंडिसेस अलग था। जैसे मान लो अप्रैल में मैंने 50,000, अगर आपको याद हो मेरा एग्जाम्पल, अगर अप्रैल में मैंने 30,000 लाए थे तो हो सकता है कि इस समय इंडिसेस 110 था। जब मैं 20,000 लेके आया तो इंडिसेस 112 हो गया होगा। इसके लिए हमको सबको अलग अलग करके देखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई हेल्पफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा रिवीजन करने में। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, आई विल आंसर। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए और आने वाले हैं।